हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बचे हुए टॉपिक्स। पिछले क्लास में जो हमने माइटोसिस टॉपिक पढ़ाया था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछा कीजिए। ठीक है तो अब हम लोग देख लेते हैं माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, यानी उसका क्या महत्व है। ठीक है, उसका क्या ज़रूरत है। तो देखो, माइटोसिस जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक इक्वेशनल डिवीज़न होता है। ठीक है, उससे क्या बनता है, एक सेल से जो है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जनरली डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलता है। किस सेल्स में देखने को मिलता है, तो डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलता है। हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में, हैप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। उसके बाद अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इम्पॉर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंस है सेल ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, सेल ग्रोथ। क्लियर है। माइटोसिस से एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना जा सकता है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था किस तरह से एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, और ये दो डॉटर सेल्स बिल्कुल ही आइडेंटिकल होता है। ठीक है, और इसका क्रोमोसोम नंबर भी सेम होगा। ठीक है, अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें जो जेनेटिक कंपोनेंट होगा वो भी बिल्कुल हूबहू सेम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर क्या होगा, ये जो डॉटर सेल होगा फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा। क्लियर है, ये भी 2 बनाएगा और ये भी फिर 2 बनाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से एक सेल से 4 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से 4 से 8, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है, 32 से 64, इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते जो है एक सेल जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ ड्यू टू माइटोसिस। क्लियर है, क्या लिखा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू माइटोसिस। क्लियर है। तो ये इसका पहला इम्पॉर्टेंस है कि ये एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने में हेल्प करता है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है टू बैलेंस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको बैलेंस करने में, संतुलित करने में हेल्प करता है। क्या है ये रेशियो, तो देखो ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल के बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जब इसमें ग्रोथ होगा, ठीक है, इसमें माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होगा तो क्या होगा, सेल साइज़ में बढ़ेगा। सेल साइज़ में बढ़ेगा तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी बढ़ेगा। अब देखो, सेल बढ़ा, साइटोप्लाज्म बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियस उतना का उतना ही है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस पे प्रेशर आ जाएगा। छोटा सा न्यूक्लियस, उतना बड़ा सेल और उसके अंदर के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स के फंक्शंस को संभाल पाने में उसको मुश्किल होता है। ठीक है, उसको क्या होता है, न्यूक्लियस इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी ओके इन कंट्रोलिंग द लार्जर साइज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो इसीलिए क्या होता है कि इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें फिर से माइटोटिक डिवीज़न होगा और ये सेल जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा तो इसका अलग साइटोप्लाज्म, इसका अलग साइटोप्लाज्म, इसका अलग न्यूक्लियस, इसका अलग न्यूक्लियस। अब बेहतर कंट्रोल कर पाएगा, इजंट इट, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका सेकंड फंक्शन है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करना। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। स्वाभाविक है, सेल का ग्रोथ हुआ तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ा। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, उसका रेशियो संतुलित रूप से बना रहे, इसलिए ये ज़रूरी है कि वो सेल जो है वो डिवाइड करे 2 भाग में। क्लियर हो गया। अब तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेल रिपेयर। ठीक है, मतलब ये माइटोसिस जो है वो सेल रिपेयर में भी हेल्पफुल है। ठीक है, किस तरह से, तो देखो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली टूटते रहते हैं। ठीक है,
ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण ऐसा हो सकता है। जैसे कि एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा स्किन जो है वो कभी कभार अपना एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो स्किन के अपने आप ही निकलते रहते हैं, है ना। कभी कभार देखा होगा ना आपने कि पुरानी त्वचा जो है वो नई त्वचा से रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद गट का जो लाइनिंग है, ठीक है, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसका जो लाइनिंग है, फिर ब्लड सेल्स जो है, तो इस तरह के सेल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अब वो टूटेंगे तो उसके फंक्शंस उनके फंक्शंस को करने के लिए नए सेल्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो नया सेल्स बनाएगा कौन, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो इसीलिए माइटोटिक डिवीजन जो है वो ज़रूरी है ऐसे सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो कि डैमेज हो चुके हैं, इंजर्ड हो चुके हैं, या फिर वो किसी भी तरह से रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो प्लांट्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि उनका हाइट जो है वो लगातार बढ़ते रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। उनमें कोई एक लिमिटेशंस नहीं होता है, उनमें कोई डेफिनिट हाइट नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ठीक है, किस तरह के टिश्यूज़ थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, तो उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी माइटोटिक डिवीजन्स होता है, जिसके कारण प्लांट्स जो है वो जीवन पर्यंत तक जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो अपने लेंथ में बढ़ते रहते हैं, हाइट में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ पाया जाता है, तो एपिकल और लैटरल कैम्बियम में, ठीक है। एपिकल होता है जो प्लांट्स का जो टिप होता है ना, जो प्लांट्स का टिप होता है, तो मान लो ये जो है टिप है, ठीक है, ये कोई प्लांट हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, ये भी प्लांट हो गया, इसका जो ये टिप है इसी को कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, एपेक्स ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एपिकल, ठीक है। और लैटरल कैम्बियम हो गया जो इसका स्टेम हो गया, ठीक है, उस स्टेम में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं लैटरल कैम्बियम, ठीक है, जो कि इसके मोटाई में हेल्प करता है। और एपिकल जो है वो एपिकल मेरिस्टम जो है वो उसके हाइट में, लेंथ में हेल्पफुल होता है। खैर ये सब प्लांट्स का पार्ट है, ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ बॉटनी, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन चूंकि इसमें मेंशन किया हुआ इसलिए बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो क्लियर हो गया। माइटोसिस का मुख्य रूप से जो है 3 फंक्शंस हैं। कौन कौन, सबसे पहला फंक्शंस हो गया हमारा कौन सा, सेल ग्रोथ का, ठीक है, सबसे पहला फंक्शंस कौन सा हो गया हमारा, सेल ग्रोथ का। दूसरा फंक्शंस हो गया टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और तीसरा फंक्शंस हो गया सेल रिपेयर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मियोसिस पे। मियोसिस की अगर हम बात करें तो इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक पेरेंट से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, और तो और उसमें जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर पेरेंट सेल में 2n है, ठीक है, तो इसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें n हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे, अनलाइक माइटोसिस, ठीक है। और 2n को कहते हैं डिप्लॉयड और n को कहते हैं हैप्लॉयड। तो ये जनरली मियोसिस में क्या होता है, इसको रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली डिप्लॉयड सेल्स जो है उसमें मियोसिस होता है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा, ताकि हैप्लॉयड सेल्स बन सके। क्लियर हो गया, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कह रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, देखो अंडरलाइन वाला पोर्शन जो है, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ results in the production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. क्लियर हो गया। तो इसी को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। क्लियर हो गया। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, और गैमीट्स जो होते हैं उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। किस तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फादर से आया N और मदर से आया N, ठीक है। इस दोनों का जब फ्यूजन होगा तो बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो ये हो गया मेल गैमीट, ये हो गया फीमेल गैमीट, दोनों के फ्यूजन से क्या बना, डिप्लॉयड जाइगोट बना। तो यही कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है, यानी इस 2n का जो प्रोडक्शन हो रहा है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, ठीक है। इस दोनों के फ्यूजन से ही बना है, ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया। और क्या कह रहा है कि हमें जो है ये मियोसिस फेज जो है
वो गैमीटोजेनेसिस के दौरान देखने को मिलता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, ठीक है। उनमें जब गैमीटोजेनेसिस होता है यानी ये गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो एन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मियोसिस प्रोसेस के दौरान ही हुआ है। क्लियर हो गया? जिससे कि दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। क्लियर हो गया? अब देखो ये एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स में भी इस तरह के प्रोसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे गैमीटोजेनेसिस के दौरान जो है मियोसिस होता है। क्लियर? और फिर जब वही गैमीट्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, वही गैमीट्स जब आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, तो डिप्लॉयड फेज जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वेयर वाज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर से इसका डिप्लॉयड फेज वापस आ गया, और जब गैमीट्स का बनना था, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना था, तो हैप्लॉइड फेज था। क्लियर हो गया? अब देखो मियोसिस में दो सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? तो दो सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होते हैं, जिसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहा जाता है, लेकिन केवल एक सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मियोसिस का भी जो है अगर हम बात करें तो इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जिसमें कि 2 बार न्यूक्लियस और सेल का डिवीजन होता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। क्लियर है? अब मियोसिस 1 का शुरुआत कब होता है? तो मियोसिस 1 इज़ इनिशिएटेड। ठीक है, मियोसिस 1 जो है उसका शुरुआत कब होता है? आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। ठीक है, मतलब जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है वो रेप्लिकेट कर लेता है और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जब एस फेज में डुप्लीकेट कर देता है, तब जाके मियोसिस 1 का शुरुआत होता है। ठीक है, एस फेज में हमें पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये हमने इंटरफेज में देखा था। ठीक है, तो एस फेज में क्या होता है? जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस दौरान जब क्रोमोसोम्स, पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है वो जैसे ये हो गया मेल, ये हो गया तुमको फीमेल। ठीक है, तो मेल का मान लो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और ये हो गया, दूसरा कलर ले लेती हूँ। देखो बायोलॉजी में हम लोग मेल को इस तरह से इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और फीमेल को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग मेल को देखेंगे। तो मेल का मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, मेल का ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम हो गया, जबकि फीमेल का ये क्रोमोसोम हो गया। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है कि एस फेज में क्या होगा कि ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाएंगे। मतलब कि ये जो है रेप्लिकेट करके क्या बनाएगा? आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कुछ इस तरह का कॉपी बनाएगा। मतलब एक ही क्रोमोसोम जो है अपना 2 कॉपी बनाएगा। ठीक है, ये इसी को कहते हैं आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, उसी तरह से मैटरनल क्रोमोसोम का भी कॉपी बनेगा। ठीक है, इसका भी 2 कॉपी बनेगा। ठीक है, अब इसी को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो सेम कलर का है ना, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। ये जो ब्लू वाला था और ये जो पिंक वाला है, ये जो इसका जो एक ये जो स्ट्रैंड है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर हो गया? इसी को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ, मियोसिस में क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है? पेयरिंग होता है। किस चीज़ का? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो रहा है। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है? अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं? तो ये जो प्रत्येक पेरेंट से, ठीक है, जो एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी निकला है ना, इसी को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यानी इस दोनों पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, दोनों पेयर नहीं है, तो ये एक पेयर मतलब एक जोड़ा है। मतलब एक क्रोमोसोम का जो 2 कॉपी है, जो कि देखने में हूबहू
शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ में सेम टू सेम है, ठीक है। और इसमें मोस्ट ऑफ द जीन्स भी सेम होते हैं, इसीलिए इसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। इसका जो आकार है, साइज़ है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम, हूबहू आइडेंटिकल देखने में लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। उसी तरह ये जो मदर से आया है एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी, इसको भी क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है, क्लियर है। अब वही कह रहा है कि मियोसिस में क्या होता है कि इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होता है, मतलब इसका और इसका, इस दोनों का क्या होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। इस दोनों का क्या होगा, पेयरिंग होगा। और उसके बाद फिर रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। जो अलग अलग कलर वाला हो गया, यानी एक पापा से ये देखो ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। अब देखो ये एक अगर पापा से और एक मम्मी से, ठीक है, ये दोनों जब आपस में एक हो जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ये सिस्टर सेम कलर वाले स्ट्रैंड जो थे वो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ठीक है। वही जो अलग अलग कलर के स्ट्रैंड्स हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। जब इस दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, मेल होगा, यानी कुछ इस तरह का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, हम बताते हैं। ये देखो यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाया है, इससे काफ़ी क्लियर और क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की बात की जा रही है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो सेम कलर का क्रोमोसोम्स है, ठीक है, उसका जो एक एक जोड़ा है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। क्लियर है, क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की यहाँ पे बातें की गई है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में देखो, ये जो दोनों पेयर हम लोग देख रहे हैं, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और इसमें सेम कलर के जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके बाद पिंक वाले में भी देखो, ये जो मदर से आया है क्रोमोसोम के 2 कॉपी, उसमें भी ये जो पिंक कलर का दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, इन दोनों का जब पेयरिंग हो जाता है, ठीक है, जब इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जब ये आपस में टूटकर फिर से बनते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, तब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कि आधा ब्लू और आधा पिंक दिख रहा है, ठीक है। और यही जो एक ब्लू और एक पिंक वाला स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर हो गया। तो मियोसिस में कुछ इसी तरह का फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा अलग अलग फेजेज़ में। जिस तरह से माइटोसिस में 4 फेजेज़ हुआ करते थे, प्रोफेज 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बिल्कुल उसी तरह के कुछ फेजेज़ हमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं। आई होप इतना क्लैरिटी मिल गया होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं। क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। क्लियर है। अब देखो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। मियोटिक इवेंट्स की बात करें तो हमने बताया है कि 4 फेजेस देखने को मिलेंगे दोनों टाइप्स के मियोसिस में। पहला फेज़ है प्रोफेज 1। सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रोफेज 1। माइटोसिस के प्रोफेज से अगर कंपेयर किया जाए तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है ये टिपिकली लॉन्गर होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है, यानी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और काफ़ी जटिल होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्दर 5 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है। क्रोमोसोम किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से उसका जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसके आधार पे इसको फर्दर 5 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है लेप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा है पैकिटिन, चौथा है डिप्लोटिन, 5वां है डाइकिनेसिस, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेज वाइज देखते जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको काफ़ी जटिल और काफ़ी टाइम टेकिंग माना गया है इस फेज़ को। सबसे पहला है हमारा लेप्टोटिन स्टेज। लेप्टोटिन स्टेज के दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं धीरे धीरे विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो क्रोमोसोम्स जो है वो हमें धीरे धीरे अच्छा खासा दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन और कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होता है, ठीक है। पूरे लेप्टोटिन स्टेज में यही एक मेन फंक्शन है जो होते रहता है कि क्रोमोसोम्स जो है ठंडा होकर ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लियर है। इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, प्रत्येक स्टेज को हम लोग डायग्राम से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से विजुअली या
सहूलियत होगा। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे लेप्टोप्टेरिन स्टेज में। ठीक है, देख लो क्रोमोसोम्स जो है वो अच्छा खासा विजिबल हो रहे हैं, क्लियर है, और क्रोमोसोम्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम्पैक्ट हो रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, कंडेंस होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, लेप्टोप्टेरिन स्टेज में। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेज है इसका जाइगोटिन। देखो जो दूसरा स्टेज होता है प्रोफेज 1 का वो होता है जाइगोटिन। ठीक है, जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, तो इस स्टेज के दौरान क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में पेयर अप करना शुरू करता है, और ये जो पेयरिंग का प्रोसेस है ना, इसी को सिनाप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, सिनाप्सिस। ठीक है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस तरह के पेयर्ड क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, हम लोगों ने देखा था अभी। अब इस स्टेज में हमें माइक्रोस्कोप के अंतर्गत कुछ और भी फिनोमेना देखने को मिलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। कह रहा है कि क्रोमोसोम सिनाप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो सिनाप्सिस होता है उसके बनने के बाद, सिनाप्सिस के फॉर्मेशन के बाद एक जटिल संरचना का भी फॉर्मेशन होता है जिसको सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड कहते हैं। ठीक है, मतलब सिनाप्सिस होता है पहले, उसके बाद सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इस दोनों के होने के बाद, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स जो लास्ट में फाइनली फॉर्म्ड होता है आफ्टर पेयरिंग ऑफ सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो इन सभी को हम लोग थ्योरेटिकली याद नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने कभी ये सब देखा नहीं है। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के इसको देखा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब जो है ना विजुअल मेमोरी में वो सेट रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आएगा वो डायग्राम कि हाँ जो इस तरह का स्ट्रक्चर था, तब आप इजीली MCQ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये देखो बहुत ही क्लियर डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करें, ये पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये देखो ये आया है पापा से, ये आया है मैटरनल यानी मदर से। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट कर रहा है तो क्या बना रहा है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। मैंने बताया था ना जो सेम कलर का होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, तो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये पापा का सिस्टर क्रोमेटिड्स है, पैटर्नल क्रोमोसोम्स है, और ये मैटरनल क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्लियर हो गया। अब देखो बाइवेलेंट या टेट्राड कैसे बनता है, देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, ये पता है इसको क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रोमियर कह रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके बाद ये जब रेप्लिकेट कर रहा है तो एक पैटर्नल क्रोमोसोम का 2 कॉपी बन रहा है। ठीक है, बन रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे एक लकीर दिखा है और यहाँ पे 2 स्ट्रैंड दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि रेप्लिकेट करके 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह मम्मा वाला जो है ये हरा वाला है। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी बन रहा है। ठीक है, बन रहा है ना मम्मी के क्रोमोसोम का 2 कॉपी, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, तो सिनेप्सिस बनाएंगे, और सिनेप्सिस बनने के बाद फिर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, टेट्राड बनता है। ठीक है, ये पैटर्नल का सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये मैटरनल का सिस्टर क्रोमेटिड्स, जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो डिटेल स्टेप नहीं दिखाया गया है कि किस तरह से सिनेप्सिस हो रहा है, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो हम अगले नेक्स्ट डायग्राम में दिखाने वाले हैं। ठीक है, बस ये देखो कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम और ये मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, जब आपस में क्या कर रहा है, मिल रहा है, जब इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तब जाके ये टेट्राड का या बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसको टेट्राड क्यों कहा, क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2। ठीक है, ये दोनों किसका था, पिताजी का, ठीक है, फादर का, और ये 3 4 डार्क वाला मदर का। ठीक है, तो ये चारों जो है क्रोमेटिड्स
चूँकि 4 है संख्या में, इसीलिए इसको टेट्राड या बाईवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाईवेलेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट है, बाई मतलब 2 होता है, एक यूनिट फादर का और दूसरा यूनिट मदर का। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या कह रहा है, जाइगोटिन स्टेज में जब यहाँ पैटर्नल क्रोमोसोम यानी ये जो ब्लू वाला है वो, और मैटरनल क्रोमोसोम ये जो रेड वाला है ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो बाईवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बाईवेलेंट बन रहा है, यानी जिसे को टेट्राड कहते हैं, 4 क्रोमैटिड्स बन रहा है। अब देखो यहाँ पे बाईवेलेंट से पहले जो है सिनेप्सिस होता है। ठीक है, मतलब ये जो टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये जो 4 क्रोमैटिड्स वाला जो स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा जटिल संरचना है जो कि तब बनता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम यानी जब ये क्या कहते हैं, जो पापा क्रोमोसोम है और मम्मी क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, और दोनों का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये जो रेड वाला देखो और ये ब्लू वाला देखो, ये दोनों आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना। इसी को क्या कहते हैं, ये जो बीच में ये वाला जो है, ठीक है, ये जो बीच में भरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। और यही चीज़ जाइगोटिन फेज़ में हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। अब देखो कह रहा है कि ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है और जो बाईवेलेंट टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, ये नेक्स्ट स्टेज में ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो जाइगोटिन स्टेज में भी हमें दिखेगा ये चीज़, लेकिन उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, बल्कि बहुत ही धुंधला रूप से हमें दिखाई देगा। लेकिन ये अगर हम इसके तीसरे स्टेज की बात करें यानी पैकेटिन स्टेज की बात करें, तो पैकेटिन स्टेज में इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एकदम क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। अब ये दोनों स्टेज जो है लेप्टोटिन और जाइगोटिन स्टेज, ये काफ़ी कम ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता। जबकि इसका तीसरा स्टेज जो है पैकेटिन स्टेज, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, क्यों, हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो देखो पैकेटिन स्टेज के दौरान क्या होता है, द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स। ठीक है, पैकेटिन स्टेज के दौरान क्या होता है, तो जो प्रत्येक बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमैटिड्स थे, ठीक है, वो हमें क्लियरली विजिबल यानी डिस्टिंक्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद इस स्टेज में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें अपीयर होते हैं। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होता है ऐसा साइट यानी वो जगह जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस साइट को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉसिंग, ये तो हो गया दूसरा फिनोमेना। पहला फिनोमेना क्या था कि बाईवेलेंट और टेट्राड क्लियरली अपीयर हो गया। दूसरा फिनोमेना हो गया कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स यानी वो जगह जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली हुआ है वो हमें दिखाई देने लगता है। ये दूसरा फिनोमेना हुआ। अब देखो क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लियर है, एक सेकेंड रुको, ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं ये। ठीक है, अब ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है, इसके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होगा, ठीक है, इस तरह से जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा इनके बीच, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इस प्रोसेस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेज। ठीक है, इस प्रोसेस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना कि क्रॉसिंग ओवर जो है एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, बताइए कि उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है। तो इसका सही जवाब होगा रिकॉम्बिनेज।
ठीक है। और उसके बाद क्या होगा फिर, अब देखो क्रॉसिंग ओवर के बाद ही जो होता है रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो फिर से रिकम्बाइन करता है दोनों क्रोमोसोम्स पे, अपने आप को अरेंज करता है, और पैकेटिंग स्टेज के ख़त्म होते होते तक जो है ये जो रिकॉम्बिनेशन वाला फिनोमेना है, ठीक है, ये पूरी तरह से एंड हो चुका होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्रोमोसोम्स जो है वो लिंक्ड हो जाते हैं एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ है, मतलब जिस साइट पे भी होता है ना ये क्रॉसिंग ओवर, वहाँ पे आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं। कैसे हम लोग देखते हैं डायग्राम में, ठीक है, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ देखो इस डायग्राम में जो पैकेटिंग स्टेज है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेती हूँ, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लो ब्लू वाला पापा का क्रोमोसोम का 2 कॉपी है, ठीक है, और ये रेड वाला जो है मम्मी का क्रोमोसोम का 2 कॉपी है, ठीक है। यानी ये जो 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम मदर का, 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फादर का, इस दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्यों कहा गया है, क्योंकि एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बना हुआ है, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो बना हुआ है ना, इस तरह से एक्स शेप का क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जिस साइट पे, जिस जगह पे ये क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पे एक छोटा सा ऐसे नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये होने से पहले क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। क्या बनता है, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी को कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये जो यहाँ पे इस दोनों के बीच में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो गैप है, ठीक है, गैप भरा हुआ है, ये जो गैप आप लोग देख रहे होंगे, गैप क्या, सॉरी एक सेकेंड में इसको फिर से, ये जो गैप है वो गैप भरा हुआ है, और ये भरा हुआ है इसी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। ये जो गैप है वो देख लो ब्लू कलर से, ये जो गैप है यहाँ पे बीच में भरा हुआ है ना, भरा हुआ, उसी को क्या कहते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का बनना, इस तरह से एक्स शेप स्ट्रक्चर का बनना, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का बनना, ठीक है। तो इस तरह से सिनेप्सिस फॉलोड बाय रिकॉम्बिनेशन, और उसके बाद जो है ये बाइवेलेंट यानी 4 क्रोमैटिड्स का क्लियरली विजिबल होना, ये सब जो है हमें पैकेटिंग स्टेज में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये एक टाइम टेकिंग फेज़ है, ठीक है, काफ़ी जटिल इसमें फेनोमेना होता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये स्टेज माना जाता है मियोसिस 1 का, ठीक है। मियोसिस 1 में अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लंबा स्टेज जो है पैकेटिंग स्टेज ही है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं डिप्लोटिन स्टेज को, ठीक है। याद रखोगे पैकेटिन में क्या क्या हुआ, लेप्टोटिन में क्या हुआ था कि सबसे पहले क्रोमोसोम क्या हुआ था, धीरे धीरे विजिबल हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे विजिबल हुआ था, क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हुआ था। जाइगोटीन में क्या हुआ था, तो जाइगोटीन में जो है वो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन शुरुआत हुआ था, ठीक है। मतलब ये जो है पेयरिंग जो है वो हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ था, लेकिन वो भी क्लियरली विजिबल नहीं था, ठीक है। पैकेटिन स्टेज में क्या हुआ, तो पूरी तरह से ये जो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया, वो क्लियरली विजिबल हो गया। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेज इन्वॉल्व है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है पैकेटिन स्टेज के ख़त्म होते होते ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो प्रोफेज 1 का चौथा स्टेज है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज का जो शुरुआत है वो कैसे होता है, तो वो होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के डिसोल्यूशन से, ठीक है। जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। And the tendency of recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover, ठीक है। मतलब सबसे पहला क्या होता है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो
एक सेकेंड, मैं इसे बना के भी दिखा देती हूँ और डायग्राम भी दिखा दूँगी, ठीक है। देखो, जो ऐसा क्रोमोसोम था, सबसे पहले क्या था, तो जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स था, ठीक है, जिसमें कि ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो बाइवेलेंट टेट्राड में हमें देखने को मिला था दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, ये डिप्लोटिन स्टेज की शुरुआत में ही डिज़ोल्व होना यानी टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है, डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स था, ठीक है, वो अब जो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है उससे एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिनोमेना क्या होता है कि जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता है, केवल क्रॉसिंग ओवर का जो साइट होता है, जो ये क्रॉसिंग ओवर का जो ये साइट है ना, ठीक है, उसको छोड़ के जो है बाकी ये क्या होता है, टर्मिनेट मतलब सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या कहा गया है, काइज़माटा कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, काइज़माटा कहा गया है। क्लियर है। तो इसमें जो है डिप्लोटिन में ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है, ठीक है, कि ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स काइज़माटा है, केवल वहीं पे ये जुड़े हुए रहते हैं आपस में, बाकी जो है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाकी इन सभी पोर्शन में जुड़े हुए रहते हैं वो सभी अलग हो जाते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं कि डिप्लोटिन स्टेज में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला फिनोमेना क्या था कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। देखो ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और पूरी तरह से बाय द एंड ऑफ डिप्लोटिन ये डिज़ोल्व हो भी जाता है। क्लियर है। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये दो जगह जुड़ा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, दो जगह जुड़ा हुआ है ना। लेकिन डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है कि चूँकि ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और केवल यहीं पे ये जो जुड़ा हुआ पोर्शन है वो बच जाता है, और ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है इसको क्या कहते हैं, काइज़मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काइज़मा या काइज़माटा कहते हैं, ठीक है। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को काइज़मा कहते हैं। तो इसीलिए कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, और पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे तो, कि बताइए कि काइज़माटा का फॉर्मेशन जो है वो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस के किस स्टेज में देखने को मिलता है। तो योर आंसर विल बी डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज में ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो अब आसानी से आप लोग इसको आंसर करने में सफल हो पाओगे कि ये जो काइज़मा फॉर्मेशन है वो केवल और केवल डिप्लोटिन स्टेज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि डिप्लोटिन स्टेज में जो है कुछ वर्टिब्रेट के oocytes में ये जो स्टेज है वो महीनों या सालों तक चल सकता है, ठीक है। तो ये पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि बताइए कौन सा स्टेज जो है वो किसी वर्टिब्रेट्स में कई महीनों और सालों तक चलता है, तो आंसर विल बी डिप्लोटिन स्टेज, याद रखना, ठीक है। अब फाइनल स्टेज पे आते हैं हम लोग। फाइनल स्टेज क्या है इसका, डायाकिनेसिस, ठीक है। फाइनल स्टेज जो है हमारा मियोटिक प्रोफेज 1 का वो है डायाकाइनेसिस। क्लियर हो गया। डायाकाइनेसिस की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा। अब वो जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स था वो भी अब इसमें ख़त्म हो जाता है। डायाकिनेसिस में इसका भी क्या होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग, ये पहला फिनोमेना हो गया, पहला इवेंट हो गया। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। अब इस फेज के दौरान दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना ये होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो पूरी तरह से कंडेंस रहते हैं और मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाते हैं ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग कर सकें, ठीक है। याद होगा आपको मियोटिक स्पिंडल हमने बताया था, ठीक है, जब मेटाफेज के दौरान क्या था, यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल से स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये जो है दोनों पोल पे जो मियोटिक स्पिंडल थे वो स्पिंडल फाइबर, जिसको एस्ट्रल फाइबर्स भी कहते थे, वो निकलते थे, प्रोजेक्ट होते थे और यहाँ पे क्रोमोसोम्स को अलाइन करते थे और मेटाफेजिक प्लेट बनाते थे। याद आया, ठीक है। तो वही चीज़ जो है फिर से रीअपियर होना शुरू होता है, ठीक है। वही जो मियोटिक स्पिंडल होता है
वो वही जो है मियोटिक स्पिंडल होता है वो फिर से रीअपियर होना शुरू होता है, ताकि क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है उसको अलग किया जा सके। अलग होंगे एक दूसरे से तभी तो वो जो है फिर से रिवर्स प्रोसेस में जा सकेंगे, है कि नहीं। और फिर मेटाफेज का शुरुआत हो पाएगा। क्लियर है। डायकिनेसिस के अंत होते होते न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो भी टूट जाता है, पूरी तरह से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और फिर डायकिनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, डायकिनेसिस के बाद जो है हम प्रोफेज से मेटाफेज में एंट्री मार देते हैं। क्लियर हो गया। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि डायकिनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर था काइज़माटा वो ख़त्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है। दूसरा इवेंट कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था वो भी डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, उसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है। बीच में जो न्यूक्लियोलस हुआ करता था वो भी डिसअपियर हो चुका है। ठीक है। उसके बाद ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है। और इसको अलग होने के लिए जो है यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल जो है वो क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। ठीक है, दोनों पोल पे मियोटिक स्पिंडल जो है वो रीअपियर हो रहा है। और उससे फिर जो है मेटाफेजिक स्टेज में हम लोग देखेंगे एस्ट्रल फाइबर्स निकलेगा। ठीक है, वो चारों तरफ जो है वो क्या होगा, स्प्रेड करेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो गया। तो ये है डायकिनेसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मेटाफेज। देखो एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि मैम रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। देखो रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा ध्यान से कि पहले पैटर्नल क्रोमोसोम जो है, ठीक है, पैटर्नल क्रोमोसोम और फिर मैटर्नल क्रोमोसोम, ये दोनों जब आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्या होता है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है। और ये जो येलो वाला पोर्शन है वो यहाँ से टूट जाएगा। और ये टूटकर जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ब्लू वाले में ये येलो वाला पोर्शन जुड़ रहा है और फिर यहाँ पे इस येलो वाले में ये ब्लू वाला पोर्शन जुड़ रहा है, यानी टूट के जो फिर से कंबाइन करता है उसी को कहते हैं रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया। यानी पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटर्नल क्रोमोसोम, ये जब आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तब जाके रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसी को अलग डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है नीचे में। ठीक है, कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पैटर्नल मैटर्नल ना कह के होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह दिया। ठीक है, बात बराबर ही है। ठीक है। यहाँ पे ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रेड और ब्लू जब आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्राइज़माटा कहते हैं। और इसी साइट पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दिस साइट ऑफ क्रॉस ओवर पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। और फिर रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और रिकॉम्बिनेशन में आधा क्रोमोसोम जो है वो टूटे हुए दूसरे आधा क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, जो फ्रैगमेंटेड क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। आधा इस पेरेंट का होगा और आधा इस पेरेंट का होगा। ठीक है, आधा फादर का होगा और आधा मदर का होगा। क्लियर हो गया। आगे हम लोग देख लें आफ्टर प्रोफेज 1। अब हम लोग देख लेते हैं मेटाफेज 1। ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे वापस से अलाइन कर जाते हैं। ठीक है। इस डायग्राम में देखो ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये अब क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर रहे हैं। ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऑपोजिट पोल्स पे जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर है, ठीक है, उससे अटैच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड से। क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल माइटोसिस के माइटोसिस के मेटाफेज से मिला जुला एक्टिविटी है कि नहीं, क्योंकि माइटोसिस में भी जो मेटाफेज स्टेज था वहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे
अलाइन करते थे। उसके बाद ऑपोजिट पोल्स के स्पिंडल फाइबर से अटैच होते थे सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर के द्वारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? सेपरेट कर जाते हैं एनाफेज 1 में। जबकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एट द सेंट्रोमियर। ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अभी भी सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये बीच में हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होगा तो इस तरह से मान लो यहाँ से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का फिनोमेना बनाएगा, आधा इधर और आधा उधर, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये जब सेपरेट होगा तो क्या होगा, इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्रोमोसोम अलग अलग ऑपोजिट पोल्स में माइग्रेट कर जाएगा। देख लो आधा इधर जा रहा है, आधा इधर आ रहा है। क्लियर हो गया। तो यही चीज़ एनाफेज 1 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टीलोफेज 1 जो कि लास्ट फेज़ होता है हमारा मियोसिस 1 का, ठीक है। टीलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था वो अब वापस से रीअपियर करना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स, और इसी को डायड ऑफ सेल्स कहते हैं। ये देखो फिगर 10.3 में दिखाया गया है। क्लियर हो गया। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर कर चुका है, न्यूक्लियोलस आ चुका है और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से दो अलग अलग सेल्स बन चुके हैं। इसी को कहते हैं डायड ऑफ सेल्स, ठीक है। डायड का मतलब होता है दो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से टीलोफेज 1 जो है वो आखिरी फेज़ था और यहाँ पे फाइनली दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं और इसमें जो है आइडेंटिकल डॉटर सेल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जैसा था पेरेंटल क्रोमोसोम्स को ये डॉटर क्रोमोसोम्स हूबहू सेम टू सेम रिजेंबल नहीं करते हैं। हालांकि कुछ सिमिलैरिटीज़ होता है लेकिन कुछ वेरिएशन और डिफरेंसेस भी होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि ऑर्गेनिज्म में जो भिन्नता होती है, जो वेरिएशंस आती है वो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के कारण आ जाता है। क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना, इसीलिए जीन्स के एक्सचेंज होने के कारण जो है कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है डॉटर क्रोमोसोम्स में और पेरेंटल क्रोमोसोम्स में। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक टर्म है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि दो मियोटिक डिवीजन के बीच का जो स्टेज होता है उसी को कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो स्टेज होता है, जो टाइम होता है, उसी को क्या कहते हैं इंटरकाइनेसिस। अब इस इंटरकाइनेसिस को इंटरफेज से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इंटरफेज क्या था, उसमें फर्दर 3 फेजेस थे G1, S, G2, ठीक है। और ये इंटरकाइनेसिस क्या है, ये है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का फेज़। क्लियर हो गया। इंटरकाइनेसिस बहुत ही कम देर के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। इसमें किसी भी तरह का DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है और इंटरकाइनेसिस के तुरंत बाद प्रोफेज 2 शुरू हो जाता है। दैट मीन्स मियोसिस 2 शुरू हो जाता है, ठीक है। मियोसिस 2 में भी वही 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मियोसिस 2 का एक खास बात है कि मियोसिस 2 जो है ये माइटोसिस से बहुत मेल खाता है, ठीक है। माइटोसिस जिस तरह से होता है ना, माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं और 4 फेजेस में जो भी चीज़ होते हैं तो वही सब चीज़ें जो है वो मियोसिस 2 में भी देखने को मिलता है। जैसे कि प्रोफेज 2 की अगर हम बात करें तो जिस तरह से माइटोसिस के प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर हो जाना, ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम्स का कम्पैक्ट और कंडेंस हो जाना और क्रोमोसोम्स जो है वो इलोंगेट करने लगते हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ प्रोफेज 2 में भी देखने को मिलता है। क्लियर है। मेटाफेज 2 में बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अपोजिट पोल से अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स में। क्लियर है। बिल्कुल इस तरह से देख लो, डायग्राम दे रखा है। ये क्या है, मेटाफेज स्टेज है, ये प्रोफेज स्टेज है, ठीक है। ये सभी मियोसिस 2 के हैं, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज में
जो है वो साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग हो जाता है सेंट्रोमियर का, ठीक है। सेंट्रोमियर बीच से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। टूट जाता है तो वो दोनों पोल्स की तरफ जो है माइग्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, ठीक है। तो ये इधर मूव करने लगता है और ये इधर मूव करने लगता है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह प्रोसेस देखने को मिलता है, क्लियर है। और फिर टीलोफेज की हम बात करें तो टीलोफेज 2 में मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, जिसमें कि क्या होता है, फाइनली 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपियर कर जाता है, न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर कर जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और उसके बाद फाइनली टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 4 डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं बनके, ठीक है। और ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और फिर टीलोफेज 2, क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर। मियोसिस 2 में कुछ भी याद नहीं करना है, माइटोसिस और मियोसिस 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, बस कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है मियोसिस 1 में है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे जो है इवेंट्स होते हैं, फेनोमेना होता है जिसको कि स्टेप बाय स्टेप हमें याद रखना होता है, क्लियर हो गया। हालांकि इसे रटना नहीं है क्योंकि अब तो मैंने इतना अच्छा समझा दिया है डायग्राम की मदद से, थ्योरी और डायग्राम दोनों ही विजुअल मेमोरी आपका क्रिएट करेगा और आप आराम से एग्जामिनेशन में इसको रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो मियोसिस का क्या महत्ता है, ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और उसमें जनरली ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है, ठीक है, यानी वेरिएशन लाता है। आप देखेंगे कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, हमें कितना वेरिएशन पाया जाता है कि नहीं, हम लोग कोई भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अगर हम ट्विंस को एक्सेप्शन माने तो ट्विंस को छोड़ के एक बच्चा दूसरे बच्चा से कितना भिन्न होता है, जबकि एक ही पेरेंट्स का 2 बच्चा है, 2 सिबलिंग्स हैं, लेकिन वो भी मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से देखने में कितना वेरिएशन होता है कि नहीं, शेप में और एक दूसरे के फेस कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, है कि नहीं, हाइट हो गया, इन सब में अलग अलग तरह का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के कारण जो एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं ना, इसीलिए जो है वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं, क्लियर हो गया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है और यही वेरिएशन से जो है फिर इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मियोसिस से जो है इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट वेरिएशंस कॉजेज इवोल्यूशन, राइट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कहाँ से आता है, तो ड्यू टू मियोसिस, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, दी एंड हो रहा है हम लोग का क्या, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला एनसीईआरटी का चैप्टर यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और बस उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके मुझसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है, हम उसका पक्का से रिप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और जैसे कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी ट्री 4 जल्दी होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन जल्दी निकलने वाला है, इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं एनिमल किंगडम के, उसके बाद एनिमल सेल के, ठीक है, हर एक फाइलम का थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स उसको अच्छे से रिवीजन करते रहो, बार बार उसको देखो, ठीक है, उसको जो है हेडफोन में लगा के आप उसको सुनो, ठीक है, ताकि उसका मेमोरी जो है आपको दिमाग में याद रहे, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है कि नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स आप लोग किया करें प्लीज़, क्योंकि लाइक्स नहीं आता हमारे चैनल पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है, हाँ बस यही एक ये है कि मेरा चैनल बड़ा नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई नामी कोचिंग से संबंधित नहीं है, इसीलिए कोई हमें लाइक नहीं करता। और लेकिन किसी भी कोचिंग मटेरियल हो गया, कंटेंट हो गया, उससे हमारा क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट उन लोग से ज़्यादा अच्छा ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन।